और आज का विषय है कांग्रेस में विभाजन। कांग्रेस में विभाजन ये बहुत ही एक ऐसा विषय है जिसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो कांग्रेस है और 1967 की कांग्रेस में बहुत अंतर था। मतलब 1967 की कांग्रेस या कह लीजिए 60 के दशक की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में बहुत अंतर है। इस अंतर को समझना है तो हमें इस चीज को, इस टॉपिक को समझना बहुत जरूरी है। और हम सब जानते हैं कि हमारे देश की राजनीति में कांग्रेस का क्या क्या योगदान है और क्या भूमिका है, हम इससे अनभिज्ञ नहीं है। समझ में बात? तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के विषय को, जो विषय है कांग्रेस में विभाजन। तो आइए प्रारंभ करें। हमने देखा कि 1967 के चुनाव के बाद कांग्रेस की सत्ता कायम रही। बाद में कांग्रेस की सत्ता कायम रही, लेकिन उसे पहले जितना बहुमत हासिल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि विपक्ष ने समाज के उन सभी मुद्दों को बहुत ही मुखर तरीके से जनता के सामने रखा था जिन कामों को कांग्रेस करने में सफल नहीं हो पाई। आप सब जानते हैं वो दौर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, आर्थिक रूप से बहुत ही खतरनाक। क्यों? क्योंकि आप सब जानते हैं हमने 2 युद्ध लड़े थे और हमारे देश का जो आर्थिक बजट था या आर्थिक खर्च था वो डामाडोल हो चुका था। लेकिन फिर भी 1967 के आम चुनाव में कांग्रेस ही केंद्र की सत्ता में आती है, लेकिन बहुत सारे राज्यों में उसकी सरकार नहीं बन पाती। विपक्ष मजबूत हो गया है। आगे सुनिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि चुनाव के नतीजों ने साबित कर दिया था कि कांग्रेस को चुनाव में हराया जा सकता है। बहरहाल अब भी कांग्रेस का कोई विकल्प नहीं था। राज्यों में बनी अधिकतर गैर कांग्रेसी गठबंधन की सरकारें ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाई। इन सरकारों ने बहुमत खोया और उन्हें या तो नए सिरे से गठबंधन बनाना पड़ा अथवा राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा। ये गठबंधन की सरकारें ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। मतलब आप समझ लीजिए कि इनके बीच में सत्ता को लेकर आपसी कलह हो गया। जो कि किसी भी देश के लिए, किसी भी सत्ता में आए व्यक्ति के लिए या कह लीजिए किसी भी राष्ट्र के प्रशासन के लिए बहुत ही बुरा होता है। मैंने बताया ना, इन लोगों ने सिर्फ कांग्रेस को हटाओ नारे के बल पर, कांग्रेस मुक्त भारत के नारे के बल पर आपसी एकता करी थी। इनकी वैचारिक एकता नहीं थी। और सबसे बड़ी चीज होती है वैचारिक एकता। इंसान की सबसे बड़ी एकता का धरातल होता है विचार। अगर आपके विचारों में एकता है तो आप सदैव एक साथ बने रहेंगे। विचार सबसे बड़ी चीज है। विचार वो चीज है जो सबसे बड़ी क्रांति लाता है। विचार ही सबसे बड़ी क्रांति पैदा करता है। आप सब जानते हैं यूएसएसआर के भी निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? विचार की है। फ्रांसीसी क्रांति में भी सबसे बड़ी भूमिका किसकी है? विचार की है। सब जगह विचारों का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहां पर भी वही है। इन पार्टियों के बीच के विचारों में तालमेल नहीं बैठ पाया, जिस कारण से इनकी सत्ता भी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। और या फिर से इन्होंने अपने आप को फिर से पुनः संगठित किया, लेकिन वो उस प्रकार से संगठित नहीं हो पाए। जहां संगठित हो गए वहां तो गठबंधन सरकार कायम रह गई, लेकिन जहां संगठित नहीं हो पाए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। क्योंकि अगर कहीं पर भी
सत्ता में अस्थायित्व तो नहीं होता, तो केंद्र सरकार वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा सकती है। किसके कहने पर? राज्यपाल के कहने पर। अगर राज्य सरकार राज्यों की कानून व्यवस्था को सही ढंग से संचालित नहीं कर पा रही है, तो अगर राज्यपाल राष्ट्रपति साहब को ये पत्र भेजता है कि मेरे राज्य में कानून व्यवस्था इस पार्टी के द्वारा या हमारे मुख्यमंत्री जी के द्वारा सही रूप से नहीं चलाई जा पा रही है, कृपया इस क्षेत्र को आप अपने नियंत्रण में लें, तो राज्यपाल के सुझाव पर राष्ट्रपति साहब उस पर कार्यवाही कर सकते हैं। तो यही हुआ, या आप ये कह लीजिए राजनीतिक द्वेष के कारण हुआ या कुछ भी हुआ, लेकिन हुआ। समझ में आई बात? ये सारी चीजें हुई। आगे सुनो, इंदिरा बनाम सिंडिकेट। अब पहली बात तो ये समझना पड़ेगा हमें कि इंदिरा बनाम सिंडिकेट हुआ। आप सबको पता है, इंदिरा को लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था, और वो उद्देश्य क्या था कि इनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है, ये हमारे अनुसार चलेगी। कौन सोच रहा था? ये कांग्रेस के उस समय के वरिष्ठ नेता ये सोच रहे थे कि इनके पास राजनीतिक अनुभव की कमी है, तो ये हमारी सलाह के अनुसार देश को चलाएंगे, हमारी सलाहों के अनुसार देश को चलाएंगी। परंतु जब इंदिरा गांधी 1967 के चुनाव में पुनः जीत कर सत्ता में आ जाती हैं, अपने वरिष्ठ नेताओं के सहयोग से, जब वो सत्ता को चलाने लगती हैं, तो वो फिर अपने वरिष्ठ नेताओं की बातों को मानना बंद कर देती है, और यहीं से ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। इंदिरा बनाम सिंडिकेट। तो आपको पता चल गया होगा सिंडिकेट क्या है। सिंडिकेट वो है जो कांग्रेसों के वरिष्ठ नेताओं का समूह है। कांग्रेस के अंदर ही जो कांग्रेस के वरिष्ठ और अनुभवी नेता हैं, उनके समूह को सिंडिकेट कहा जाता था। क्या? सिंडिकेट कहा जाता था। आइए कहानी को विस्तार से समझते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं बल्कि खुद अपनी पार्टी के भीतर से उन्हें सिंडिकेट से निपटना पड़ा। सिंडिकेट, अंडरलाइन दिस कोट्स, सिंडिकेट के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था। सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसी ने इंदिरा गांधी का कांग्रेस संसदीय दल के नेता के रूप में चुना जाना सुनिश्चित किया था। सिंडिकेट के नेताओं को उम्मीद थी कि इंदिरा गांधी उनकी सलाहों पर अमल करेंगी। बहरहाल इंदिरा गांधी ने सरकार और पार्टी के भीतर खुद का मुकाम बनाना शुरू किया। उन्होंने अपने सलाहकारों और विश्वस्तों के समूह में पार्टी से बाहर के लोगों को रखा। धीरे धीरे और बड़ी सावधानी से उन्होंने सिंडिकेट को हंसिए पर ला खड़ा किया। आप ये बात, कोई भी चाहता है जब कोई भी सत्ता में आ जाता है तो वो सत्ता को अपने अनुसार चलाना चाहता है, वो सलाहकारों के अनुसार नहीं चलाना चाहता। आप स्वयं सोचो कि अगर आप सत्ता में हो तो आप क्या चाहोगे, कि सत्ता आप किसी की सलाह से चलाएं या अपने मन से चलाएं? अपने मन से। तो इंदिरा गांधी के अंदर भी वही चीज आई। पर सिंडिकेट क्या चाहता था? सिंडिकेट चाहता था कि जब हमने इन्हें सहयोग करके प्रधानमंत्री बनाया है, अपने संसदीय दल का नेता चुना है, तो हमारी सलाहों को मानना प्रधानमंत्री साहिबा का कर्तव्य है। लेकिन प्रधानमंत्री साहिबा भी पुत्री किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू। उन्हें भी अपना अस्तित्व बनाना था।
उन्हें भी अपना अस्तित्व बनाना था। उन्होंने वैसी ही चाल चली। उन्होंने धीरे धीरे करके सिंडिकेट के सभी लोगों को हंसिए पर पहुंचा, मतलब केंद्र सत्ता से बाहर कर दिया। सत्ता का सूरज वो बन गई, सत्ता का सूरज वो बन गई। अब सारी ताकत सिर्फ किसके पास थी? इंदिरा गांधी के। आगे सुनो क्या होता है। इस तरह इंदिरा गांधी ने दो चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने सिंडिकेट के प्रभाव से स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की स्वतंत्र अपना मुकाम बनाने की जरूरत थी। कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में जो जमीन खोई थी उसे भी उन्हें हासिल करना था। मतलब जो 1967 के चुनाव में उनकी पार्टी हंसिए पर चली गई थी, मतलब बहुत ज्यादा पिछड़ गई थी वोट के मामले में, उसे भी उन्हें कवर करना था। क्योंकि ऐसा ही चलता रहेगा तो जल्दी ही कांग्रेस, जिस प्रकार की परफॉर्मेंस राज्यों में देखी गई कांग्रेस की, उस तरह से लगने लगा कि कांग्रेस जल्दी ही केंद्र सत्ता से भी जा सकती है। तो इंदिरा ने इस बात को समझ लिया था कि मुझे कांग्रेस की जमीन को फिर से मजबूत करना पड़ेगा। अगर मैंने जमीन मजबूत नहीं की तो कांग्रेस का पेड़ उखड़ जाएगा, कांग्रेस का पेड़ उखड़ जाएगा। तो उन्हें दो प्रकार की चुनौतियों का सामना करना था। एक तो पहले अपने ही लोगों से मुकाबला करना था और अपनी पार्टी को फिर उसी मुकाम पर पहुंचाना था जिस मुकाम पर उनके पिताजी के नेतृत्व में थी, जहां पर कांग्रेस का कोई मुकाबला नहीं था, जहां पर कांग्रेस ही कांग्रेस थी, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं, कांग्रेस के अलावा कोई नहीं। तो इंदिरा को दो चुनौतियों का सामना करना, पहला तो अपनी पहचान बनानी थी सत्ता के केंद्र में, और दूसरा कांग्रेस को स्थापित करना था फिर उसी स्थिति में जिस स्थिति में पिताजी के समय में थी। आगे सुनिए। इंदिरा गांधी ने बड़ी साहसिक रणनीति अपनाई। उन्होंने एक साधारण से सत्ता संघर्ष को विचारधारात्मक, समझ रहे हो ना, विचारधारा का खेल सबसे बड़ा खेल है। जो वो छोटा सा पार्टी का इंटरनल डिस्प्यूट था, उन्होंने उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया? आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट में, आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट, स्ट्रगल में कन्वर्ट कर दिया, जिससे कि दुनिया को ये लगे कि ये अलग राह पर चल रही है और ये अलग राह पर चल रही है। वो अपने आप को ऐसा दिखाना चाहती थी कि मैं जिस राह पर चल रही हूं वो देश की विकास की राह है, और ये लोग जिस राह पर मुझे चलने के लिए कह रहे हैं वो कुछ लोगों के विकास की राह है। समझ में आई बात? आगे सुनो क्या होता है। उन्होंने सरकार की नीतियों को वामपंथी रंग देने के लिए कई कदम उठाए। 1967 की मई में कांग्रेस कार्य समिति ने उनके प्रभाव से 10 सूची कार्यक्रम अपनाया। इस कार्यक्रम में बैंकों का सामाजिक नियंत्रण, आम बीमा के राष्ट्रीयकरण, शहरी संपदा और आय के परिसीमन, खाद्यान्न का सरकारी वितरण, भूमि सुधार तथा ग्रामीण गरीबों को आवासीय भूखंड देने के प्रावधान शामिल थे। हालांकि सिंडिकेट के नेताओं ने औपचारिक तौर पर वामपंथी खेमे के इस कार्यक्रम को स्वीकृति दे दी, लेकिन इसे लेकर उनके मन में गहरे संदेह थे। मतलब इंदिरा गांधी ने समाज के कल्याण के लिए सामाजिक रुख अपना लिया, समाजवादी रुख अपना लिया कि मैं जो कर रही हूं वो गरीबों के पक्ष में कर रही हूं, गरीबों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए, गरीबों के हित के लिए। उन्होंने
जो प्राइवेट बैंक थे उस समय के, उन सभी का सरकारीकरण कर दिया। जैसे आज प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, और उन्होंने क्या कर दिया था, सरकारीकरण, समाजीकरण। समझ में आ गई बात? मोदी जी प्राइवेट कर रहे हैं और वो सब चीजों को सरकारी बना रही थी। सब कुछ किसके नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में। किसको कितना क्या मिलना चाहिए, सब कौन तय करेगी, सरकार तय करेगी। सब कुछ जो भी प्रमुख आय के साधन थे उन सभी चीजों को उन्होंने अपने नियंत्रण अर्थात सामाजिककरण कर दिया उन सभी चीजों का, ये दिखाने के लिए कि मैं जनता के हित में काम कर रही हूँ। और सही था या नहीं था, गलत था? देखो, अगर उस समय की परिस्थितियों को देखें ना, तो उस समय की परिस्थितियां हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो जनता इसे अपने पक्ष में ही मानेगी, और जो धनी वर्ग था वो अपने इसे विपक्ष में मानेगा। धनी वर्ग इसे अपने विपक्ष में मानेगा और निर्धन जनता इसे क्या मानेगी, अपने पक्ष में। क्यों? क्योंकि उसे इससे लाभ मिलना प्रारंभ होगा, उसे इससे लाभ मिलना प्रारंभ होगा, मुफ्त में चीजें मिलना प्रारंभ होगी। समझ में आई बात? मुफ्त में चीजें मिलना प्रारंभ होगी, उससे उसके जीवन में थोड़ा बहुत सुधार आना चालू होगा, लेकिन वो सुधार ज्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाता। जब आप अपनी मेहनत से चीजों को ग्रैब करते हैं ना, पकड़ते हैं, तो आप उसे कभी अपने हाथ से जाने नहीं देते। लेकिन जो आपको मुफ्त में मिल जाती है ना, हर चीज मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए, हर चीज मुफ्त में नहीं मिलनी चाहिए, हर चीज को मुफ्त में नहीं बांटा जाना चाहिए। उन्हीं चीजों को मुफ्त में बांटा जाना चाहिए सरकार के द्वारा जो चीजें इंसान को केपेबल बनाने में सहयोग करती हैं, और जिनके पास नहीं है उनको ही मिलना चाहिए। इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए सरकार, इस चीज को सुनिश्चित करना चाहिए सरकार को। नहीं तो आपकी जनता में क्या आ जाती है, आपकी जनता में आ जाती है काम चोरी, और ये आलसपन आ जाता है। असमानता तो नहीं आती, लेकिन आलसपन जरूर आ जाता है। अब जैसे हमने 1st to 8th तक पास करो की नीति कर रखी है, आज हमारे बच्चों को लिखना तक नहीं आता, उनको शुद्ध हिंदी तक नहीं लिखनी आती, उनको अपनी मातृभाषा नहीं लिखनी आती। समझ में आई बात? क्यों नहीं आती? क्योंकि उन पर वो दबाव ही नहीं है चीजों को सीखने का। जब तक इंसान के ऊपर चीजों को सीखने का दबाव नहीं होता ना, तब तक वो उस चीज को सही ढंग से नहीं करता। हमने अपने देश में नौकर पैदा करने स्टार्ट कर दिए हैं, इसीलिए इंसान दबाव में बेहतर बनता है, ये बात आप जानो। दबाव इंसान को निखारता है, ये बात समझो। दबाव, कुछ आपके सामने हर्डल्स नहीं रहेंगे तो आप कैसे सीख पाओगे चीजों को। चुनौतियां होना बहुत जरूरी है सीखने के लिए। सब कुछ आपको आपकी प्लेट में ही लाके रख दिया जाएगा तो आपने क्या सीखा? कुछ नहीं सीखा। समझ में बात? आई बात समझ में? हाँ भैया, यही तो चीज है। अब आगे देखो, हर चीज देखो, उस समय के हिसाब से इंदिरा गांधी जी जो कर रही थी वो अपने आप को गरीबों के पक्ष में दिखाने का प्रयास कर रही थी। और सिंडिकेट क्योंकि सिंडिकेट जो था वो थोड़ा बहुत इस प्रकार की, आप सबको पता है कि कांग्रेस क्या थी, एक सतरंगी छाता थी, एक सतरंगी छाता थी। ये जो सिंडिकेट थी इसमें अलग अलग विचारधारा के लोग थे, वरिष्ठ कांग्रेस के सभी सज्जन लोग थे। ये लोग, क्योंकि ये सामाजिक पक्ष की नीति थी, वो ना चाहते हुए भी वो उसका विरोध
नहीं कर सकते थे। समझ रहे बात? क्योंकि अगर वो विरोध करेंगे तो जनता में से, क्योंकि उस समय की आपको पता ही है आपकी 70% जनता गरीब ही थी। तो अगर आप अपने वोटर्स के साथ छल करोगे तो कहां जाओगे? अगर कोई नीति वोटर्स के फेवर में आ रही है और उस नीति को आप रोकोगे तो आप कहां जाओगे? ये चाहकर भी नहीं कर पा रहे थे ये, क्योंकि वो उन नीतियों को लागू करना नहीं चाहते थे, सिंडिकेट वाले। आगे सुनो। अगर मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं इससे उनकी पार्टी को और जनता को क्या फायदा है? देखो, पार्टी को तो बहुत सारा फायदा होता है, पार्टी को तो बेहिसाब फायदा होता है, क्योंकि उनको चंदा मिलता है। चंदा आप सबको पता है कि हमारे देश में जब चुनाव होते हैं कितना पैसा बर्बाद किया जाता है। तो उससे टैक्स के लिए उनको काफी फायदा, टैक्स भी मिलता रुक जाओ, मैं बता रहा हूं ना। अगर यही आप प्रचार की जगह काम कर देते तो आपको प्रचार करने की जरूरत पड़ती? हाँ, प्रचार इंसान को कब करना पड़ता है? कोई काम ही नहीं है। जब अगर आपने काम किया है तो आपका काम दिखेगा, आपको प्रचार करने की क्या जरूरत है? इसका मतलब आपने काम नहीं किया है। समझ में बात? इसका मतलब आपने काम नहीं किया। और एक नैरेटिव गढ़ने के लिए प्रचार करा जाता है कि आपका मन उस चीज को बार बार देखे और उस चीज के अलावा कुछ और सोच ही ना पाए। समझ में बात? और कुछ सोच ही ना पाए। देखो, प्राइवेटाइजेशन मैंने आप सबको बता रखा है, प्राइवेटाइजेशन इस पर चलता है, आपकी पॉकेट में जितना धन है उतनी ही आपकी कैपेबिलिटी है। ये इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता कभी भी, ये इक्वालिटी को प्रमोट नहीं करता, लेकिन ये आपके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर पैदा करता है। ये आपके अंदर क्या पैदा करता है? प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करता है, आपके अंदर कंपटीशन की भावना लाता है। आप बेहतर से बेहतर कैसे बनेंगे, ये आपके अंदर भावना ये पैदा करता है। देखो, हर सिक्के के अपने दो पहलू हैं। समाजवाद में कुछ अच्छा है तो कुछ पूंजीवाद में भी कुछ अच्छा है। ऐसा नहीं है कि दो अच्छा नहीं है। लेकिन हमारा देश जो है वो विविधता संपन्न है, आर्थिक रूप से तो अत्यधिक विविधता संपन्न है। हमारे देश में बहुत ही अलग अलग आर्थिक श्रेणियां हैं, है ना? उन सभी आर्थिक श्रेणियों का हमें ध्यान रखना है। अगर हम उनका नहीं ध्यान रखेंगे तो हमारा देश नहीं चल पाएगा। और जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय तो आपका देश 70% गरीब ही था, 70% गरीब ही था। समझ में आई बात? तो अगर उसको सरकार से सहयोग नहीं मिलेगा तो वो कभी भी उन अंधेरों से नहीं निकल पाएगा जिन अंधेरों से उसे निकलना है। इसीलिए सरकार ने और इंदिरा गांधी जी ने अपनी छवि को और समाज में अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए ये किया। आगे सुनो। राष्ट्रपति पद का चुनाव 1969। यहां देखो इंदिरा गांधी क्या करती है, यहां देखो इंदिरा गांधी क्या करती है। सिंडिकेट और इंदिरा गांधी के बीच की गुटबाजी 1969 में राष्ट्रपति पद के चुनाव के समय खुलकर सामने आ गई। तत्कालीन राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के कारण उस साल राष्ट्रपति का पद खाली था। इंदिरा गांधी की असहमति के बावजूद उस साल सिंडिकेट ने तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष एन संजीवा रेड्डी को कांग्रेस पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में खड़ा करवाने में सफलता पाई। एन संजीवा रेड्डी से इंदिरा गांधी की बहुत दिनों से राजनीतिक अनबन चली आ रही थी। ऐसे में इंदिरा गांधी ने भी हार
नहीं मानी। उन्होंने तत्कालीन उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को बढ़ावा दिया कि वे एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन भरें। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे देश में राष्ट्रपति का क्या महत्व है, उसकी कितनी पावर है, उसकी कितनी पावर है। आप सब जानते हो कि बिना राष्ट्रपति के अनुमति के प्रधानमंत्री कुछ भी कर लें वो हो नहीं सकता, उनके साइन के बिना। उनके साइन के बिना। आप सब इस बात को भली भांति जानते हैं। तो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अगर अनबन हो, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में अगर अनबन हो तो प्रधानमंत्री की नीतियां फिर उस प्रकार से अमल में नहीं आती जिस प्रकार से वो अमल में लाना चाहता है। तो आप सबने देख लिया, संजीवा रेड्डी के साथ इंदिरा गांधी जी का सही नहीं था, राजनीतिक तालमेल नहीं था। लेकिन कांग्रेस ने उन्हें अपना कांग्रेस का उम्मीदवार बनाया। किसके लिए? राष्ट्रपति पद के लिए। पर इंदिरा गांधी हैं, उन्होंने भी हार नहीं मानी। उस समय के उपराष्ट्रपति वीवी गिरी को एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में खड़े होने का उन्होंने प्रस्ताव दिया। फिर क्या होता है आगे सुनो। इंदिरा गांधी ने 14 अग्रणी बैंकों के राष्ट्रीयकरण और भूतपूर्व राजा महाराजाओं को प्राप्त विशेषाधिकार यानी प्रिवी पर्स को समाप्त करने जैसी कुछ बड़ी और जनप्रिय नीतियों की घोषणा भी की। उस वक्त मोरारजी देसाई देश के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थे। उपयुक्त दोनों मुद्दों पर प्रधानमंत्री और उनके बीच गहरे मतभेद उभरे और इसके परिणाम स्वरूप मोरारजी देसाई ने सरकार से किनारा कर लिया। आप सबको पता है कि हमारे देश में जो उस समय के बड़े-बड़े, मैंने पहले बता दिया, जो बड़े-बड़े प्राइवेट बैंक्स थे, इंदिरा गांधी जी ने उनका क्या कर दिया? उनका सरकारीकरण कर दिया। और उस समय जो राजा महाराजाओं को एक विशेष भत्ता दिया जाता था, एक विशेष भत्ता, पैसा दिया जाता था, उसे क्या कहा जाता था? प्रिवी पर्स। उसे क्या कहा जाता था? जाओ यार। हाँ प्रवीण, क्या पूछ रहे हो? वे प्रिंसेस सीट्स, ये प्रिवी पर्स वही है जो प्रिंसेस सीट्स को कनेक्ट करते समय राजाओं को दिया गया था। हाँ, ये वही है कि हम आपको देखो, राजा महाराजा थे, वो उन्होंने एक शर्त पर भारत के साथ विलय किया था कि हम इतने लंबे समय से एक आलीशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हम एक लंबे समय से इतना आलीशान जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो हमें उसी प्रकार का जीवन प्रारंभ रखने के लिए कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आप को कमाई का साधन दे रहे हैं। भाई, उनकी कमाई का साधन क्या थी? उनकी जनता थी, उनसे कर लेते थे। आपको हम अपनी कमाई का साधन दे रहे हैं, तो हमें उसके बदले में कुछ मिलना चाहिए। तो सरकार ने उन्हें यह आश्वासन दिया था कि हम आपको एक मासिक भत्ता प्रदान करेंगे, और उस मासिक भत्ते को क्या कहा जाता था? प्रिवी पर्स। और भारत के बजट का एक मोटा पैसा इन राजा महाराजाओं की बेफजूल की सेवा में जाता था, और जनता इससे बहुत ज्यादा नाराज थी। तो इंदिरा गांधी ने ये करके जनता में अपनी पूरी पैठ जमा ली, जनता में अपनी पूरी पैठ जमा ली। जनता अब उनके हाथ से निकल नहीं सकती थी। समझ में आई बात? तो आगे सुनो और क्या होता है। और मोरारजी देसाई और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि मोरारजी देसाई ना एक पूंजीवादी विचारधारा के व्यक्ति थे। वो गुजरात से आते थे और व्यापारी भी थे। तो व्यापारी की विचारधारा कैसी होगी? व्यापार वाली ही होगी। उसको तो लाभ कमाना है ना। समझ में? आगे चलो।
गुजरे वक्त में भी कांग्रेस के भीतर इस तरह के मतभेद उठ चुके थे, लेकिन इस बार मामला कुछ अलग ही था। दोनों गुट चाहते थे कि राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। दोनों ही गुट, कौन कौन से गुट? सिंडिकेट और इंदिरा गांधी, दोनों ही ये दिखाना चाहते थे राष्ट्रपति चुनाव में कि कौन है असली ताकतवर। चलो देख ही लेते हैं राष्ट्रपति चुनाव में, चलो देख ही लेते हैं कौन है, किसकी पकड़ है इस देश में, किसको जनता अपना नेता मानती है। चलो देख ही लेते हैं, कर ही लेते हैं मुकाबला, समझ में आएगा? आओ देखते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव में ताकत को आजमा ही लिया जाए। तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा ने व्हिप जारी किया कि सभी कांग्रेसी सांसद और विधायक पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार संजीवा रेड्डी को वोट डालें। इंदिरा गांधी के समर्थक गुट ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की विशेष बैठक आयोजित करने की याचना की, लेकिन उनकी यह याचना स्वीकार नहीं की गई। बीबी गिरी का छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुले आम अंतर आत्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। अंतर आत्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। तो कांग्रेस और सभी नेताओं ने, कांग्रेस के सभी सांसदों ने फिर अंतरात्मा की आवाज सुनी भाई, क्योंकि उनका नेता कह रहा है, उनका नेता कह रहा है, समझ भाई बात, उनका नेता कह रहा है कि अपनी अंतर, जिसको चाहो, जिसको तुम्हारा दिल कह रहा है उसको वोट डालो, अपने मन की सुनो। विपक्ष का तो आपको पता ही है, उनको बीबी गिरी को ही उनका सहयोग मिलना था, और फिर जब इंदिरा जी ने ये कह दिया कि वो इस वोट का, आप अपनी अंतर आत्मा, नहीं तो देखो अगर हम अपने पार्टी के उम्मीदवार को सहयोग करेंगे, हम तो कहेंगे ना कि हमारी पार्टी के ही उम्मीदवार को आप चुने, आप अंतरात्मा की बात तो नहीं कहेंगे। लेकिन इंदिरा जी ने क्या कहा? अंतर आत्मा की आवाज सुनो और जिसे मन करे उसे वोट डालो। तो वही होता भी है, वही होता भी है, विधायक और सांसद वही करते हैं, क्योंकि विधायक और सांसद ये जान गए थे कि अब सिंडिकेट की पावर नहीं रह गई है। समझ में बात? विधायक और सांसद सबसे ज्यादा जनता से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें पता होता है कि जनता की क्या नब्ज है। जब उन्होंने इन सब चीजों, ये जब प्रोग्राम लागू हुए तो उन्हें पता चल गया ना कि किसके रुख में हवा बह रही है, इंदिरा की रुख में हवा बह रही है या सिंडिकेट के रुख में हवा बह रही है। उन्हें इस बात का आभास हो गया था, उन्हें इस बात का आभास हो गया था। किन्हें? कांग्रेस के सांसदों और विधायकों को। आगे सुनो। बीबी गिरी को छुपे तौर पर समर्थन करते हुए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुले आम अंतर आत्मा की आवाज पर वोट डालने को कहा। इसका मतलब यह था कि कांग्रेस के सांसद और विधायक अपनी मन मर्जी से किसी भी उम्मीदवार को वोट डाल सकते थे। आखिरकार राष्ट्रपति पद के चुनाव में बीबी गिरी की विजय हुई। वे स्वतंत्र उम्मीदवार थे, जबकि एन संजीवा रेड्डी कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार थे। जो कांग्रेस का उम्मीदवार था वो हार गया, और जो स्वतंत्र था, जो किसी भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, वो जीत गया। तो अब आप सोच लो कि इंदिरा गांधी की अब पैठ बन गई थी जमीनी तौर पर कि नहीं? बताओ, बन गई थी कि नहीं? बन गई थी। किसने बनाई उनकी ये पैठ? उनके विचारधारा ने, जिसे उन्होंने किसके पक्ष में कर दिया था? गरीबों के पक्ष में, जनता के पक्ष में कर दिया था। समझ में आई बात? सबसे बड़ी चीज क्या है? विचारधारा, आइडियोलॉजी। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज है।
समझ में आई बात? दुनिया की सबसे ताकतवर चीज क्या है? आइडियोलॉजी, विचारधारा। आगे सुनो, कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार की हार से पार्टी का टूटना तय हो गया। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री को अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया। पार्टी से निष्कासित प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी ही असली कांग्रेस है। 1969 के नवंबर तक सिंडिकेट की अगुवाई वाली कांग्रेस खेमे को कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन और इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस खेमे को कांग्रेस रिक्विजिनिस्ट कहा जाने लगा था। इन दोनों दलों का क्रमशः पुरानी कांग्रेस और नई कांग्रेस भी कहा जाता था। इंदिरा गांधी ने पार्टी की स्टूट को विचारधारा की लड़ाई के रूप में पेश किया। उन्होंने इसे समाजवादी और पुरातनपंथी तथा गरीबों के हिमायती और अमीरों के तरफदार के बीच की लड़ाई करार दिया। तो इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने जो एक छोटी सी छोटे से घरेलू मतभेद को उन्होंने वैचारिक मतभेद में परिवर्तित कर दिया, और उसी चीज ने उन्हें इतनी ताकत प्रदान करी कि वो सत्ता के शिखर पर जाकर पहुंच गए। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे 1971 का चुनाव और कांग्रेस की पुनर्स्थापना। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।